सर एक बार ब्रीफली समझा दीजिए, पहले वाली क्लास में जो भी आपने बताया था। क्या चीज समझा दें? सर ये रिवॉल्विंग क्रेडिट के बारे में। रिवॉल्विंग क्रेडिट आपको क्या नहीं समझ में आया है, हमें बताएंगे? मैं बता दूं दोबारा भी, unless I know what you have not understood. सर हम क्लास में नहीं थे, हमारा ना कंपटीशन था तो हम उसमें गए हुए थे। Now this is problem. I cannot. My session is already going back. If you are not in the class, you take help from others. But I'll explain you. I'll only explain revolving credit. Others are not so important. You go through the circular and read. If you have specific issues on that, then you ask me the question. आप पढ़ तो सकते हैं उसमें क्वेश्चन रेस। यस सर। रिवॉल्विंग क्रेडिट किसको समझना था? पारस। पारस, okay. So revolving credit again, revolving credit is the credit which gets restored with passage of time or in value. That is the only importance of revolving credit. This revolving credit आपको हमने चैनल फाइनेंसिंग पढ़ाया था ना? नो सर। चैनल फाइनेंसिंग नहीं पढ़ाया। So what I will do? नहीं हुआ सर इस सेक्शन। हाँ सर इस सेक्शन में ये चैनल फाइनेंसिंग नहीं हुआ सर अभी तक। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको कंप्लीट करके आपको चैनल फाइनेंसिंग बता देता हूँ। ओके सर। ये रेट क्लॉज कंप्लीट करता हूँ और चैनल फाइनेंसिंग पे आ जाता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ूंगा ताकि आपको फिर शायद रिवॉल्विंग क्रेडिट की इंपॉर्टेंस भी समझ में आ जाएगी। ओके ओके सर। ओके सर। ओके, now I'll go on red clause LC and green clause LC straight away. रेड क्लॉज LC वो LC होती हैं जिसमें जो बायर है, ओवरसीज बायर जो है, वो सेलर के लिए प्री शिपमेंट क्रेडिट का इंतजाम करता है, उसका प्रावधान करता है कि उसको प्री शिपमेंट क्रेडिट मिल जाए। और जब वो प्री शिपमेंट क्रेडिट ले लेता है सेलर रेड क्लॉज LC के माध्यम से, तो जब वो डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करता है यहाँ बैंक में, तो उससे जो डॉक्यूमेंट जैसे ही पहुंचते हैं बायर के पास, तो उससे वो प्री शिपमेंट क्रेडिट एडजस्ट हो जाता है। अब उसने प्री शिपमेंट क्रेडिट जो है, who is opening the mic? Please close your mics. It is echoing. प्री शिपमेंट क्रेडिट के साथ साथ वो सामान या माल को स्टोर करने के लिए गोडाउन में उसका भी खर्चा देता है, तो ये ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट कहलाती है। माने ये कि रेड एंड ग्रीन इस पे डिपेंड करता है कि अगर केवल प्री शिपमेंट माल खरीदने के लिए दे रहा है तो रेड रहेगी, और अगर माल खरीद के स्टोर करना है और जब सब इकट्ठा हो जाए, जब सीजन के अनुसार उसको शिपमेंट अलग अलग करनी है, तो जो स्टोरेज का खर्चा है वो भी दे, तो वो ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट कहलाती है। अब इसमें प्रश्न ये, जी हाँ बोलिए, पूछिए कुछ पूछ रहे थे आप। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट की महत्ता जो है भारत में इसलिए कम हो गई है क्योंकि बैंक जो है प्री शिपमेंट एडवांस यहाँ एक्सपोर्टर्स को बहुत लिबरली देते हैं और सस्ते रेट पे दे देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है जिसमें रेड क्लॉज या ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट हमें मिलते हैं। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे जो भी वो हम यहाँ पे उसको लोन देते हैं वो 7-8% तक चला जाता है, लेकिन जो ओवरसीज बायर है वो जब इस लोन की व्यवस्था करता है तो वो क्या करता है, या तो वहां से बोरो करता है, और या तो बोरो नहीं भी करता तो उसको पता है
कि हम वहां से इसको फैसिलिटेट करा रहे हैं एडवांस अगेंस्ट एलसी, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और बेटर मिल जाएगा उसे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा उसको सहूलियत मिल जाती, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। जब हमें पता है कि हमारा लोन 100%, 110% सिक्योर्ड है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हम उसी हिसाब से कम कर देते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का लाभ मिल जाता है। और ऐसे रेड क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट प्री शिपमेंट फाइनेंस में, इसमें जो एक सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि शिपमेंट होना चाहिए। जो बायर है वो आपको पैकिंग क्रेडिट तो दिलवा रहा है, आपने पैकिंग क्रेडिट ले लिया यहां पे, उसके बाद आप शिपमेंट नहीं कर पाए। किस वजह से नहीं कर पाए, इस पे मैं नहीं जा रहा, नहीं हुआ शिपमेंट, तो क्या होगा? तो ये होगा कि जिस बैंक ने, एक्सिस बैंक ने यहाँ पे उस लेटर ऑफ क्रेडिट के आधार पे प्री शिपमेंट दिया था, 30 जून तक शिपमेंट होनी थी, नहीं हुई, तो एक्सिस बैंक क्या कहेगा, जो सिटी बैंक से उसको एलसी आई थी रेड क्लॉज जिसमें लिखा था प्री शिपमेंट फाइनेंस कर दीजिए, तो ये कहेगा साहब शिपमेंट नहीं हुई है, हमारा लोन आउटस्टैंडिंग है, प्लीज हमारा अमाउंट पे कर दीजिए। तो वो सिटी बैंक को, because it has issued a LC, it has to pay because it had undertaken to do that. तो सिटी बैंक ने तो पे कर दिया, ठीक है। सिटी बैंक ने ऐसे ही तो पे नहीं कर दिया होगा, उसने रिकवर किया होगा वहां के बायर से। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कौन बेवकूफी बायर करेगा जो फाइनेंस भी करे और शिपमेंट भी ना हो, तो फिर उसका तो सारा पैसा ही फंस गया, डूब गया। तो किस अवस्था में हो सकता है, ये आपके जहन में सवाल आना चाहिए। तो कैन यू थिंक व्हाई एनीबडी विल डू लाइक दिस? कैन एनीबडी कम आउट विद दैट? आपको हमारी ये रेड क्लॉज समझ में आया कि नहीं, पहले तो ये बताइए। सर इसमें 2 एलसी इशू होगा। हाँ सर इसमें 2 एलसी इशू होगा। 2 एलसी नहीं इशू होगा, नहीं 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 नहीं, एलसी एक ही इशू होगा अगर उस एलसी में केवल पैकिंग क्रेडिट, दैट इज फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रावधान किया गया है, तो वो रेड क्लॉज कहलाएगी। और अगर ये भी कहा गया है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज, तो वो कहलाएगी ग्रीन क्लॉज लेटर ऑफ क्रेडिट। इज दैट क्लियर? एलसी एक ही रहेगी, आपको ये देखना होगा कि ये रेड क्लॉज है या ग्रीन क्लॉज है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। ये सब कुछ सारा सर स्टार्टिंग में ही मेंशन किया जाता है एलसी। वो शुरू में ही, ज्यादा लंबी एलसी होती नहीं इस तरह की। मेरे इतने बड़े कैरियर में ग्रीन क्लॉज तो मैंने नहीं देखी, केवल एक बार रेड क्लॉज देखी है बस। सो वो सारा एलसी की लैंग्वेज से ही पता चल जाता है। तो इज दैट क्लियर? अभी आ गया समझ में? नहीं आया फिर पूछ लीजिए। वेरी सिंपल, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एलसी। एक बार सर आ गया। बड़ा सिंपल है। लेकिन अब ये बताइए ऐसा कौन करेगा कि साहब उसको प्री शिपमेंट भी कर दो, ये भी कर दो, कल शिपमेंट नहीं किया उसने तो क्या करेंगे? Now, you are not able to answer, but some of them answer. Now I am telling you, ये जनरली उनके बीच में होता है कि आशना शर्मा and company is a seller in India. Ashna Sharma Rice Mills. They are having a rice mill here. And Ashna Sharma and Associates USA Limited, USA LLC, LLP, whatever it is, they are having a trade office there in USA. तो ये दोनों सिस्टर कंसर्न या रिलेटेड कंसर्न्स हैं, ठीक है। एंड
trade office is earning good amount of money, so they don't want a higher cost of borrowing, so they can issue a red clause letter of credit from their banker in USA to the seller in India, which happens to be their sister concern. Okay? तो उनको पता है अगर शिपमेंट नहीं हुई तो कोई बात नहीं, हो गई तो भी हम देख लेंगे. ठीक है? Is that clear? Yes. It is done generally. Yes, sir. Companies which are related to each other. Okay, so this is red clause letter of credit. So let me see if I'll first explain you now the channel financing thing. So what is channel financing? सर इसको डिक्टेट नहीं करना. इसको डिक्टेट करना, चलिए लिख लीजिए आप, मैं बोल देता हूँ. Red clause letter of credit. Red clause letter of credit is the one which provides for advance payment to the exporter for the purpose of procuring shipment material and arranging for its shipment Sir, arranging which shipment? For its shipment, उसके shipment, for its actual shipment rather, for its actual shipment, जो माल वो खरीदेगा उसके shipment की व्यवस्था करे. Full stop. The advance given to the exporter in this manner will be repaid while tendering export documents at the counters of the bank which gives advance to the exporter at the instance of the
LC Opening Bank had the instance of the LC Opening Bank. Next line. If the LC further provides for advance to facilitate temporary storage of goods at the exporter's end, the LC will be known as Green Clause Letter of Credit. Green Clause Letter of Credit, which is only an extension of Red Clause LC. So this is the basic. You read the material. The last para you read yourself. That is only it is immaterial with reference to the letter of credit. So is it clear now? Sir, the main purpose of opening this LC is that both the companies should deal with each other. It generally, the purpose nahi hai ye. I have never said this is the purpose. It is generally opened between the companies which are related. But if some company has so much of strong commitment on the other companies, it can be through between unrelated companies also. Yes, sir. Okay. Because, for example, if there is agricultural produce which big companies like Cargill and all are buying across the world, and there are farmers here whom they want to finance, so they can do that. They can do that, but the risk is there. If he doesn't ship, then the risk is there. So, okay. So Sir, should here- I go ahead with the channel financing topic? Sir, So the Hello. channel financing, as the name suggests, is a thorough process from which the finance is arranged from the ancillary unit to the main manufacturer and to the dealer. किसी भी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में एक बड़ा मैन्युफैक्चरर होता है, उसके डीलर्स होते हैं, और मैन्युफैक्चरर के एक साइड में तो डीलर्स होते हैं और दूसरी साइड में उसके सप्लायर्स होते हैं या एंसिलरी यूनिट्स होते हैं. इज दैट क्लियर? इतना तो आपको समझ में आता है? Yes, sir. एक फॉर एग्जाम्पल बाबा रामदेव. आई एम सिंपली गिविंग ए वेरी स्मॉल एग्जाम्पल. बाबा रामदेव, now he has its own retail stores, or there are retail stores which keep the goods of Baba Ramdev product. Baba Ramdev acquires raw material from so many units. Okay,
So those raw materials once received, they are processed at one unit and then given to the dealers. Okay, this is the process. Same is Amul Dairy. Amul Dairy buys its milk, raw milk from various sources, processes it into cheese, into full cream milk, into toned milk, into ice cream, so many things, which again gets sold through its retail outlets. Now, same applies to Maruti Udyog Limited, same applies to Volkswagen, same applies to Leyland, same applies to Hindustan Lever. This is the concept. अब होता क्या है, आप लोगों को कैश क्रेडिट लिमिट के बारे में पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया? कोई जवाब नहीं आ रहा हमें। Yes, sir. Yes, sir. कैश क्रेडिट लिमिट के बारे में पढ़ाया गया है? अमितेश जी, पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया? यस सर, पढ़ाया गया सर। Yes, sir. Retail banking salesman. यस, रिटेल में पढ़ाया हो, जहां भी पढ़ाया हो। कैश क्रेडिट लिमिट किस लिए दी जाती है? इसी के काम के लिए दी जाती है, वर्किंग कैपिटल के लिए, बराबर है? यस सर। तो अब आप इसकी कल्पना करिए कि मान लीजिए कि एक सप्लायर है, सपोज करिए देयर इज अ सप्लायर, देयर इज अ मैन्युफैक्चरर, उसको कई लोगों से माल खरीदना है, तो हर इंडिविजुअल सप्लायर की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग बैंक से लेगा, कोई एक्सिस बैंक से लेगा जाके, कोई लेगा बैंक ऑफ बड़ौदा से लेगा जाके, हर एक अपना असेसमेंट करेगा। फिर जब उसको मान लीजिए माल की जरूरत है तो वो उसका पेमेंट नहीं आ रहा है। पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि जो मारुति उद्योग लिमिटेड है या अमूल वाला है उसका पेमेंट रिटेलर से नहीं आया है, तो कह रहा है आप थोड़ा होल्ड करो। अगर उसका मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा है, दूसरे का एक्सिस बैंक है, तो कहता है भाई तुम्हारी पेमेंट नहीं आई, तुम्हारी रेटिंग खराब हो जाएगी, तुम्हारा अकाउंट एनपीए हो जाएगा, तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो स्मूथ एंड systematic flow of credit to finance the raw material and its flow, वो स्मूथ नहीं रहता, वो डिस्टर्ब रहता है। तो ये जो चैनल फाइनेंसिंग का प्रोडक्ट निकाला गया, इट इज ए 100% टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट। ये क्योंकि इसको मॉनिटर करना, इट इज ओनली एट द टेक्नोलॉजिकल लेवल, स्पेशली थ्रू IT modules. When IT was implemented in the banks, then this module of channel financing was conceptualized. तब उसकी परिकल्पना करी गई और उसको लाया गया ताकि वो टेक्नोलॉजी से चले। इसमें क्या है और बैंक को क्या एडवांटेज है? एक्सिस बैंक अगर एक इसमें मेन मैन्युफैक्चरर को, सपोज करो मारुति उद्योग, अमूल या हिंदुस्तान यूनिलीवर को एंगेज कर लेता है और उसको ये कहता है कि साहब आपके इतने सप्लायर्स हैं, 100 सप्लायर हैं, आप इनवॉइसेस पे रेस करते हो, ठीक है, ऑर्डर्स रेस करते हो, ऑर्डर्स रेस करते ही हम उनको फाइनेंस कर देंगे क्योंकि आप पेमेंट करोगे इसका, और इधर डीलर्स आपके ऊपर ऑर्डर रेस करेगा तो हम उसको फाइनेंस कर देंगे। तो डीलर्स की तरफ से जो पैसा फ्लो करेगा वो कंपनी के पास आएगा और उसी हिसाब से हम सप्लायर्स को सिस्टम से रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो देयर इज ए एंटायर फ्लो ऑफ चैनल फाइनेंसिंग। चैनल मींस एक चैनल चलता रहता है, इधर एंसिलरी यूनिट को फाइनेंस किया, उसने माल बना के मेन मैन्युफैक्चरर को दिया, मेन मैन्युफैक्चरर से वो माल किसको गया? वो गया डीलर्स को गया, डीलर्स ने उसकी पेमेंट करी, डीलर्स की पेमेंट आई मैन्युफैक्चरर के पास, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होनी है वेरियस सप्लायर्स को, वो वहां डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो दैट साइकिल कीप्स गोइंग एंड मॉनिटरिंग इज डन ओनली बाय सिंगल बैंक। अब सिंगल बैंक के होने से क्या होता है कि देखिए, एडवांस पहले एंसिलरी यूनिट पे खड़ा था, जब वो सेटल हुआ तो एडवांस किधर खड़ा हो गया? डीलर के पास खड़ा हो गया, मैन्युफैक्चरर के पास खड़ा हो गया। तो बैंक इज गेटिंग गुड अर्निंग्स।
और इनको क्या फायदा हो रहा है? जो सप्लायर हैं और जो डीलर्स हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनको फायदा ये हो रहा है कि जब आप कैश क्रेडिट की असेसमेंट करते हो तो वो उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे करते हो। उनकी रेटिंग क्या है? इंडिविजुअल रेटिंग। उससे होता क्या है, ब्याज दर काफी ज्यादा आ जाती है। जहां पे क्या है कि हम मेन मैन्युफैक्चरर को देखते हैं और हमें पता है कि ये फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन चलता रहेगा, तो फंड फ्लो भी चलता रहेगा, तो उसकी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत कम हो जाती है। अगर वहां पे हम 11-12% ले रहे हैं तो हम यहाँ 5-6% पे ही फाइनेंस कर देते हैं। तो इट इज विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी। इज दैट क्लियर? अब मैं नाउ आई विल टेल यू द नोमेनक्लेचर ऑन दिस। बाबा रामदेव, मारुति उद्योग लिमिटेड या हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनका नामकरण किया जाता है एंकर के नाम से। एंकर, ANCHOR, एंकर। ये सोर्स है, ये महारथी हैं, ये सब कुछ कंट्रोल करते हैं, ये एंकर कहलाते हैं। और इनके जो सप्लायर्स हैं, जो एंसिलरी यूनिट्स हैं, ये वेंडर्स कहलाते हैं। वेंडर्स हैं इनके, जिनसे ये देते हैं सामान। और जो इनका सामान बेचते हैं वो डीलर्स कहलाते हैं। So there are anchors is the main, then you have vendors on one side and dealers on the other side. So अब जब भी किसी को माल खरीदना है, आपको माल खरीदना है, तो आप पहले मार्केट में जाके ऑर्डर पेश करते हैं। ऑर्डर के आधार पे बैंक फाइनेंसिंग शुरू कर देता है। एक्सक्यूज मी, हुज माइक इज ओपन? ऑर्डर्स के आधार पे बैंक फाइनेंस शुरू कर देता है। ओके, सिस्टम क्या करता है? जैसे ही मारुति उद्योग लिमिटेड का एक वेंडर है, वो स्टीयरिंग व्हील बनाता है, ठीक है। मारुति उद्योग लिमिटेड ने उसके ऊपर जैसे ही ऑर्डर प्लेस किया कि हमें 1000 पीसेस ऑफ स्टीयरिंग व्हील चाहिए इस टाइम तक, तो बैंक उनको एक प्लेटफॉर्म देता है। इट इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म। द मोमेंट ऑर्डर इज रेज्ड बाय मारुति उद्योग लिमिटेड ऑन द स्टीयरिंग व्हील मैन्युफैक्चरर और वेंडर, what bank does, if it is an order of say 2 lakh of rupees, bank will immediately finance whatever calculations they have done, either 2 lakh or 2,50,000 or 1,75,000, whatever margins have been stipulated, they will finance on the order itself 2 lakh of rupees. He gets 2 lakh of finance, he starts manufacturing. Once he manufactures that, he supplies that to the Maruti Udyog Limited. Maruti Udyog Limited, upon receipt of this this good, they manufacture their car, and then they keep on getting orders from the dealers. And the moment they get orders from the dealers, that is also financed to the dealers, and Maruti gets the payment immediately. If I finance the dealer, what dealer will do? It will pay to Maruti. So Maruti gets the payment and they redistribute, and this payment is again redistributed by the bank to the various vendors, to the system. So they also get their advances settled, payment is done, and it is at a very small rate of interest. So this is all done on a technology platform. There is least manual intervention. Now every bank, when this product was started, now every bank is struggling to get this business. If you get one anchor, आप मार्केट में जाएंगे as a salesman, if you go in the market, what happens कि आप एक सीसी लिमिट कराएंगे, किसी की 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख की। पता चला कि साहब वो सप्लायर है। सप्लायर किसको करता है? उसकी माल सप्लाई करता है, रॉ मटेरियल देता है। तो you have to get hold of the anchor. Once you get hold of the anchor, you are able to finance the entire ecosystem whose
total turnover may be in thousands of crores of rupees. So that volume of business which the banks get is very attractive. And for corporate and vendors, what happens? On their screen they get all the MIS data. हमने आज ये ऑर्डर बुक किया, ये इस दिन ड्यू है, इसकी पेमेंट आ गई, सारा स्टेटमेंट और MIS उनकी स्क्रीन पे आता है. वो बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं. ये साहब अब तो हमें कोई चिंता नहीं, साहब अपने आप ही सिस्टम इज टेकिंग केयर. So this is the level of operation of this channel financing, which is simply fabulous. And as I'll come to revolving letter of credit, this is the basic concept of channel financing. If you wish, I can show you a presentation on this. I'll see, still I have time. So any questions right now, if you have on the basic concept, you can ask, I will explain you again. अच्छा, एक बात और, इसमें क्या है कि ये चैनल फाइनेंसिंग इज ओनली डन फॉर इनलैंड बिजनेस, नॉट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस. चैनल फाइनेंसिंग हम आपके सिलेबस में हमारे साथ डाला गया है जस्ट टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स. अच्छा, एलसी नहीं खोलनी, कुछ नहीं होना, सब स्मूथ सिस्टम से हो रहा है. इट इज ओनली फॉर इनलैंड बिजनेस. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू इट फॉर इंटरनेशनल बिजनेस बिकॉज ऑफ सर्टेन regulations and rules coming into play. तो वही बात मैंने आपको रिवॉल्विंग एलसी में भी बताया था. जिसकी कंटिन्यूअस माल सप्लाई आ रही है, हमें लेना है उससे माल, तो रिवॉल्विंग एलसी में बार बार वो ट्रांजैक्शन कर रहा है. नाउ व्हेन चैनल फाइनेंसिंग इज इन ऑलरेडी देयर, सो इट विल ऑटोमेटिकली गेट एडजस्टेड. This is what is there, but still there are certain occasions when revolving letter of credit may be required. I will come back to revolving letter of credit later on, but on channel financing concepts, if you have any questions, you can ask me right now. Then I'll go ahead with the presentation. Sir, please tell the process of that channel financing. That to finance the first is to finance the ancillary unit. Second is that purchase of raw materials. I will show you the presentation, and I think that will clarify. That should clarify a lot many things. So let me do that. Should I go ahead with it? Just hold. Let me try to get my presentation. Okay.